अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी ऐसा एनिमे का नाम बताओ जो एनिमे लवर हो या एनिमे लवर ना हो, सबने देखा हो, तो मैक्सिमम लोग अपने डेथ नोट का नाम लेंगे। बोलते 2008 में लॉन्च हुआ ये एनिमे एक मास्टरपीस था जिसके सिर्फ 37 एपिसोड ने मार्केट में धूम मचा दी थी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसके सिर्फ 27 एपिसोड देखे होंगे, बड़े 37 एपिसोड वर्थ इट है। बट इस एनिमे के खत्म होने के बाद सबके मन में एक मलाल रह गया होगा कि इसका अपने को सीजन 2 देखने को नहीं मिला। बट क्या हो कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस एनिमे का एक्चुअल में सीजन 2 है, हाँ, बट वो भले एक मांगा की फॉर्म में है, उसको एनिमेट नहीं करा गया, बट हाँ एक्चुअल में इसका सीजन 2 है जिसका राइटर डायरेक्टर सब वही बंदा है जिसने अपना मेन ओरिजिनल डेथ नोट लिखा था, जिसमें अपने एल और कीरा जैसे कैरेक्टर्स थे। सो आज हम लोग इस वीडियो में उसी मांगा को कवर करने वाले हैं। सो इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है अपने ओजी ryuk से, जो एक कटे हुए एप्पल जैसे शेप वाले चेयर पे बैठा होता है और उसके सामने एक और शिनिगामी आता है और वो शिनिगामी उसको उसके डेथ नोट वापस कर रहा होता है, जितने में अपना ryuk बोलता है कि डेथ नोट के साथ तुम्हें कुछ और भी देना था, तुम्हें याद है ना। और वो बात कर रहा होता है अपने एक एप्पल की, जिस एप्पल को फिर वो खाता है बट उसका पेट भरता नहीं है। तो उसके बाद वो सोचता है कि मुझे और एप्पल की नीड है और वो निकल पड़ता है अपने अर्थ पे किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जिसको बहुत लंबे टाइम के लिए अपने एप्पल प्रोवाइड कर सके। बोलते वो किसी डेथ नोट की नेक्स्ट ओनर को ढूंढने के लिए निकलता है और वो काइंड ऑफ उस ओनर को चाहता है कि वो कीरा की तरह हो, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो। उसके बाद अपने को एक बंदे के रूम को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तानाका। वो अपने बेड पे बैठ के मस्त गाने सुन रहा होता है, तभी अपना ryuk जमीन के अंदर से, बोलते उसके घर के नीचे से उसके रूम के अंदर एंटर होता है और उसके सर पे डेथ नोट को टच करवाता है। जैसे अपने डेथ नोट को वो उसके सर पे टच करवाता है तो उस बंदे के दिमाग में एन नंबर ऑफ मेमोरीज दौड़ने लग जाती है। और तुम्हें पता होगा कि जैसे ही कोई डेथ नोट को छूता है तो वो ryuk को भी दे सकता है। तो वो ryuk को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है, बट एकदम से वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है और वो बोलता है कि तो 2 साल हो चुके हैं अपने को मिले हुए। और फिर अपना ryuk बोलता है कि जैसा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता, मैं जमीन के नीचे से आया हूँ। और अपना तानाका बोलता है कि हाँ, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना था, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ वर्क नहीं कर रहा होता। सो अब इन दोनों का जो बॉन्ड है, ये जो बकचोदी है, ऐसे देख के लग रहा है कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं, बट कहाँ। सो अब हम लोग चलते हैं इनके फ्लैशबैक में, जहाँ पे एक रूम में बहुत सारे टीचर्स बात कर रहे होते हैं अपने तानाका को लेके। वो बोलते हैं कि तानाका एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा है और मोस्ट प्रोबेबली वो पूरे जापान का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा होगा, क्योंकि वो लोग उसके ग्रेड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। और फिर अपने को दिखाया जाता है तानाका को, जो एक ग्राउंड में बैठ के अपने झूले पे झूल रहा होता है और वो अपने हाथ में अपनी एक मार्कशीट लेके बैठा होता है। बेसिकली वो इंग्लिश की मार्कशीट होती है जिसमें उसके 28 मार्क्स आए होते हैं। सो बेसिकली अपना ये जो तानाका बंदा है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो गॉड लेवल IQ कैरी करता है। उसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि उसके पीछे आता है अपना ryuk, जो डेथ नोट को उसके सर के ऊपर फेंक देता है और उसके सर के ऊपर डेथ नोट जैसी ही लगती है तो वो ऑब्वियसली अपने ryuk को देख सकता होता है। फिर अपना ryuk बोलता है कि भाई मैंने सुना कि तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो बंदा बोलता है नहीं भाई, मेरे इंग्लिश के मार्क्स देख ले, मेरे 28 मार्क्स है, कहाँ से इंटेलिजेंट लग रहा हूँ तुझे मैं। फिर ryuk बोलता है कि बट तेरे टीचर्स तो यही बात करते हैं कि तू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स है, तू 3 साल से तू ही टॉप कर रहा है और तेरे से कोई निकल नहीं पाया है। तो बंदा बोलता है कि नहीं मैं 3 साल से टॉप। सो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम इंटेलिजेंट टेस्ट की बात कर रहे हो। सो बेसिकली हमारे स्कूल में एक टेस्ट होता है जिसके रिजल्ट अपने को बताए नहीं जाते और वो सबकॉन्शियस माइंड को अपने टेस्ट करता है। और वो बोलता है अगर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं से भी इंटेलिजेंट हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारी सीरीज देखता हूँ, पजल सॉल्व करता हूँ, IQ टेस्ट, गेम खेलता हूँ और अपने फोन में लगा रहता हूँ। वो बोलता है कि एक्चुअली में स्मार्ट का मतलब वो होता है कि बंदे जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके वो लोग स्मार्ट है। और मेरे टीचर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं स्मार्ट हूँ तो वो लोग चूतियां एक नंबर के। सब ryuk बोलता है तो तू बेवकूफ है। तो बोलता है कि नहीं, मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलूंगा, हाँ टेस्ट में नंबर कम आते हैं बट हाँ बेवकूफ नहीं हूँ। बोलते हैं कि मैं रेडल और पजल सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा बोल सकती हो तुम। तो अपना ryuk उसके मुंह के बिल्कुल पास आके बोलता है सो मोस्ट प्रोबेबली तू परफेक्ट कैंडिडेट है उस चीज के लिए। तो वो बंदा हड़बड़ाते हुए बोलता है कि किस चीज के लिए भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बात कर रहा है। फिर अपना ryuk बोलता है कि मैं तुझे ये सब चीजें यहाँ नहीं बता सकता, चल तेरे घर पे चल के बात कर। तो बंदा बोलता है घंटा तुझे मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ भाई, तो अपना साइज को देख रहा है, तू कितना डरावना दिखता है। तो अपना ryuk बोलता है कि तेरे अलावा मुझे और कोई देख नहीं सकता। तो बंदा पहले तो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, तो पर वो बोलता है कि मेरी बात मान ले भाई, तेरे अलावा मुझे और कोई देख नहीं सकता, तेरे घर पे चल के बात कर। तो इसके बाद अपने को दिखाया जाता है उसके घर का सीन, जहाँ पे अपने तानाका उस डेथ नोट को पकड़े खड़ा होता है और ryuk उसके सामने खड़ा होता है। तो अपना ryuk उसको कीरा के बारे में बताया, जिसको सुन के ऑब्वियसली वो शॉक हो जाता है। तो फिर अपना ryuk बोलता है कि भाई मुझे लोग नहीं सुन सकते बट तुझे सुन सकते होते। तो बंदा बोलता है कीरा, वही कीरा जिसने एक टाइम में पूरे वर्ल्ड में अपनी दहशत बना रखी थी। तो अपना ryuk ये सब कीरा के बारे में सुनकर थोड़ा शौक होता है। तो बोलता है कि तू छोटा है बट तुझे कीरा के बारे में सब कुछ पता है। तो बंदा बोलता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, हमारी हिस्ट्री बुक में कीरा के ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है। तो अपना
र्यूक ये सुन के थोड़ा शॉक होता है और खुश भी होता है। तो बोलता है तो तुम लोग कीड़ा को बहुत ज्यादा मानते हो। तो बोलते हैं मानते मानते कुछ नहीं है, वो एज अ विलन हमारे में ट्रीट करा जाता है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कीड़ा को एज अ गॉड मानते हैं। तो अपना र्यूक सुन के शॉक होता है कि गॉड, तो बोलता है कि हाँ। तभी वो तने का लड़का थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है कि ये बुक वर्क कैसे करती है। तो अपना र्यूक बोलता है कि इसका पेज खोल और पहले पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ ले उसको। तो अपना वो तानाका बोलता है कि मुझे इंग्लिश रीड करनी नहीं आती, क्या तू मुझे इसे ट्रांसलेट करके बता सकता है। तो अपना र्यूक शॉक होता है, बोलता है सीरियसली, मैं तेरा ट्रांसलेटर थोड़ी हूँ। सो अपना र्यूक उसको अपनी डेथ नोट के रूल्स बताता है, जो बेसिकली 5 रूल्स होते हैं। पहला रूल तो सबसे सिंपल रूल कि जिसका भी नाम तुम इस डेथ नोट में लिखोगे वो निपट जाएगा। दूसरा रूल कि जिसका भी नाम तुम लिख रहे हो उस बंदे की शक्ल तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। सो अगर ऐसा होगा, जो बाकी बंदे होंगे जो सेम नेम शेयर कर रहे होंगे उन लोगों के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रूल नंबर 3 कि उस बंदे को तुम जैसे ही मारना चाहते हो वो तुम्हें 40 सेकंड के अंदर इस नोटबुक के अंदर डिस्क्राइब करना होगा और वो बंदा वैसी मौत मर जाएगा। रूल नंबर 4 कि अगर तुमने कॉज ऑफ डेथ नहीं बता रखा है तो बंदा हार्ट अटैक से मरेगा। तुम डेथ की पूरी डिटेल लिख सकते हो कि उसकी डेथ कैसी होनी चाहिए, बट ये काम तुम्हारे 6 मिनट और 40 सेकंड के अंदर होना चाहिए। सो बेसिकली ये अपने 5 रूल होते हैं डेथ नोट के। तो जैसे उस बंदे को सारे रूल्स पता चलते हैं वो समझ जाता है कि हाँ, कीरा ने ये सब चीजें ऐसे ही करी होगी क्योंकि ऐसे ये सब चीजें पॉसिबल है। और अपने र्यूक से बोलता है कि अपने पुलिस और एल तभी कीरा को अपने अरेस्ट करना चाहते थे। और फिर अपने र्यूक बोलता है कि हाँ, वो मंजर तो बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। तभी अपने तानाका बोलता है कि क्या तुम मुझे कीरा के बारे में थोड़ा और कुछ बता सकते हो। तो अपना र्यूक बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा तुझे, बट मुझे सबसे पहले एक एप्पल चाहिए। सो अपने र्यूक के लिए एक एप्पल याद है। सो बेसिकली उसकी मॉम एक एप्पल डाइट पे होती है और उसके घर में सिर्फ एक ही एप्पल होता है जो वो अपने र्यूक को देता है। तो र्यूक उसको खाते वक्त बोल रहा होता है कि मैं तुझे पर्सनल डिटेल तो शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ, जितना मुझे याद है वो सब तुझे मैं बता दूंगा। तभी अपना तानाका कीरा के जो कारनामे होता है उसमें सुनकर शॉक हो जाता है। सो बेसिकली वो वाला इंसिडेंट जब अपने कीरा ने उस रूल बुक के रूल को अपने लिए यूज करा था कि बेसिकली जो भी उस नोटबुक को टच करेगा वो अपने र्यूक को देख पाएगा। सो ये सब सुन के अपना तानाका बहुत ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि काफी स्मार्ट था अपना कीरा। तो जितने में अपना र्यूक बोलता है कि हाँ, उसके टेस्ट स्कोर जो थे पूरे नेशन में नंबर 1 थे, बट उतने में अपना तानाका बोलता है कि ये सब चीजें इस टाइम पे शायद वर्क नहीं करेंगी। ये आज से 10 साल पहले की स्टोरी है। अगर अब की बात करें तो अब सीसीटीवी कैमरा है और तुम किसी भी FBI एजेंट को मारोगे तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। प्लस उस टाइम में कुछ बंदे अभी भी जिंदा है जिन्होंने एंड में डेथ नोट को टच करा था और वो लोग तुमको देख सकते हैं। तो इस टाइम पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर कीरा जिंदा होता तो शायद इस टाइम पे भी वो अपने डेथ नोट को परफेक्ट यूज करने का तरीका खोज लेता। उतने अपना र्यूक बोलता तुम भी ऐसा कर पाओगे, है ना। तभी अपने तानाका सोच रहा होता है कि साला ये मुझसे अपनी डेथ नोट यूज करवाना चाहता है। तभी अपने तानाका ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं ये नोटबुक अपने वापस कर दूं र्यूक को तो मेरे को इसके रिलेटेड सारी मेमोरीज सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं र्यूक को दे दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली र्यूक इसके लिए न्यू ओनर को ढूंढ के ये नोटबुक उसको प्रोवाइड कर देगा। और इस नोटबुक का बेसिकली सिर्फ एक ही काम है कि किसी को किल करना। सो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उतने में अपना र्यूक बोलता है कि तुझे घंटे हो गए सोचते हुए, जल्दी से मुझे अपना आंसर बता दे भाई। तो उतने में तानाका बोलता है कि भाई मैं ऐसा बंदा हूं ना जो तब तक सोचता जब तक मेरे को खुद का आंसर नहीं मिल जाता, और हाँ, मैं उससे पहले कुछ बताने नहीं वाला तुझको। और तभी अपना र्यूक बोलता है कि तभी तो क्विज में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बहुत देर सोचने के बाद अपना तानाका बोलता है कि मेरे पास तेरे लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि मेरे अलावा कौन को तुझे देख सकता है। जितना अपना र्यूक बोलता है कि वो सारे डिटेक्टिव जिन्होंने एंड में अपनी डेथ नोट को छुआ था। और अपना र्यूक ये भी समझाता है कि जो बुक के ओनर थे और उनसे अगर मैं बुक ले लूं तो वो लोग सारी मेमोरीज भूल जाते हैं, बट जिन्होंने सिर्फ बुक को टच करा हो वो फिर भी मुझे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है कि अगर मेरे पास डेथ नोट है और मैं इस बुक का ओनर हूं तो तू मुझसे कितनी दूर तक जा सकता है। तो जिसका जवाब अपने र्यूक को भी पता नहीं होता। फिर तानाका बोलता है कि मुझे एक स्पेसिफिक नंबर बता, मुझे तेरी बकचोदी नहीं सुननी है। तो बोलता है कि ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, ना ही कोई डिस्टेंस है जिसे मैं तुम्हें बता सकूं। तो फिर भी अगर तू नंबर मांग रहा है तो मैं 14 किलोमीटर बोलूंगा। उसके बाद तानाका बहुत देर सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, तू अपनी नोटबुक लेके चले जा और 2 साल बाद वापस आ जाइए। तो अपना र्यूक बोलता है 2 साल मेरे को बिना एप्पल के रहना पड़ेगा। अगर तू नहीं चाहता कि डेथ नोट को मैं यूज करूं तो किसी और को दे दे। तो र्यूक अपना मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, मैं 2 साल बाद वापस आ जाऊंगा। फिर आ जाते हैं अपन लोग करंट टाइम में, जहाँ पे अपने तानाका को सब कुछ मेमोरी याद आ चुकी होती है और वो बोलता है कि ठीक है, तो ये मेरा प्लान था। उसके बाद अपना र्यूक बोलता है कि तो मुझे अब एप्पल मिलेगा ना। तो तानाका बोलता है कि हाँ, तुझे एप्पल मिलेगा। तभी तानाका बोलता है कि मैं उस प्लान पे वर्क करूंगा जो मैंने 2 साल पहले सोचा था। तो बेसिकली अब मैं इस डेथ नोट को सेल करने वाला हूँ। तो र्यूक ये सुन के थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है कि सेल। तो बोलता है कि हाँ, मैं इसको ऑक्शन में डालूंगा। सो अपना र्यूक बोलता है कि तूने कुछ टाइम पहले बोल था कि इस टाइम पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा है। जितने में तानाका रिप्लाई करता है कि मैं इसको इंटरनेट पे नहीं डालूंगा, और इसीलिए मैं तुझसे 2 साल पहले पूछा था कि तू मुझसे कितने डिस्टेंस तक रह सकता है। तो बेसिकली वो इस बुक को सेल करने वाला था एक बहुत ही सेक्सी मेथड से। और फिर तानाका बोलता है कि तूने मुझे जो डिस्टेंस बताया था वो 14 किलोमीटर था, बट साकुरा टीवी स्टेशन यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। तो तुझे वहां पर जाना होगा और वहां के पेन और पेपर को इस्तेमाल करके एक नोट लिखना होगा।
हाँ, और वो नोट इंग्लिश में नहीं जापानीज में होना चाहिए ताकि मैं उसको रीड कर सकूं। और तभी अपना सीन स्विच होता है, अपने को साकुरा टीवी स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे दो न्यूज रिपोर्टर बैठ के बात कर रहे होते हैं और तभी उनके कैमरे के सामने एक पर्चा आता है और उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है जो कीरा की पावर थी वो अब ऑक्शन में बिकने वाली है और जिसको भी खरीदना है वो ट्विटर पे #पावर ऑफ कीरा को करके ट्रेंड कर दो और अपना रेट लिख दो। और हाँ, जो रेट होना चाहिए वो अमेरिकन डॉलर्स में होना चाहिए, जिसको देख के अपने टीवी स्टेशन के बंदे तो शॉक होती हैं, बल्कि जो पूरा वर्ल्ड होता है वो शॉक हो रहा होता है क्योंकि कीरा की पावर फाइनली अब बिकने वाली है और कोई भी बंदा वर्ल्ड में उस चीज को खरीद सकता होता है। बट मेन शॉक की बात ये होती है कि पेपर उड़ कैसे रहा है। सो बेसिकली अपने को दिखाया जाता है तानाका को जो उस न्यूज रिपोर्ट को देख रहा होता है और बेसिकली अपना जो पेपर होता है उसको ryuk पकड़ के खड़ा होता है। सो अपने तानाका तो ryuk को देख सकता होता है क्योंकि उसने डेथ नोट को छुआ होता है, बट साथ साथ वो सब लोग भी देख सकते होते हैं जिन्होंने पहले डेथ नोट को छुआ था कीरा के टाइम पे। सो उसी में से एक एजेंट होता है जो अपने ryuk को देख लेता है और वो भागते हो जाता है अपने सीनियर ऑफिसर के पास, उसे बताता है कि अपनी डेथ नोट वापस से बिकने वाली है, बोल तो कीरा की पावर मार्केट में आने वाली है। सो अपना ryuk उस पेपर को 30 सेकंड में पकड़ के खड़ा होता है, उसके बाद उसको छोड़ के और जमीन के अंदर से वापस चले जाता है। और फिर अपना सीन स्विच होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है अपने तानाका के स्कूल का जहाँ पे सभी लोग उस ऑक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उस ऑक्शन का प्राइस इस टाइम पे $300 मिलियन तक पहुंच चुका होता है। बट वो सभी लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि 300 मिलियन काफी ज्यादा कम है क्योंकि तुम्हें एक ऐसी पावर मिलने वाली जिससे तुम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। फिर अपना सीन स्विच होता है, अपने दो एजेंट जा रहे होते हैं अपने नियर के पास जिसने लास्ट टाइम अपने कीरा को पेला था। सो बेसिकली उस पोस्ट को जिस पे नियर होता है उसको एल पोस्ट कहा जाता है और वो वहां पे बैठ के अपने ryuk की फोटो बना रहा होता है। सो बेसिकली वो फोटो इसलिए बना रहा होता है ताकि वो एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बना सके जिससे ryuk की फोटो वो सारे सीसीटीवी में डाल सके कि कहीं पे भी ryuk दिखे तो वो उसको इन्फॉर्म कर दे। सो बेसिकली वो दोनों एजेंट्स वहां पर अपने एल के पास आए होते हैं कंफर्म करने के लिए कि सच में अपना ryuk और ये डेथ नोट की पावर वापस आ चुकी होती है। तो अपना नियर उनको कंफर्म कर देता है कि हाँ, मैं भी ryuk को देख सकता था। तो बोलता है कि अपने ryuk को टीवी स्टेशन में भेजना एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग प्लान था क्योंकि अपने कीरा को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ryuk और उसका कनेक्शन जिसको उसने अवॉइड कर दिया था। और वो बोलता है कि मुझे जापान के सारे सीसीटीवी की फुटेज चाहिए जिसमें अपने ryuk और कीरा को हम लोग देख सके। तो बोलता है कि तो तुम कैसे श्योर हो कि अपना कीरा इस बार जापान से है? तो बोलता है कि जितना मुझे पता है कि अपने नोटबुक से ryuk ज्यादा दूर नहीं रह सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों जापान से ही हैं। तो उतने में अपने वो जो एजेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी टिकट बुक कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको इस नेक्स्ट कीरा को पकड़ना पड़ेगा। तो अपना नियर बोलते हैं कैच पकड़ना पड़ेगा कैसे? उसने कोई जुर्म थोड़ा ना करा है कि तुम नोटबुक को यूज करके किसी को मारना एक जुर्म है, बट नोटबुक को बेचना कोई जुर्म नहीं है। और वो बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि नोटबुक के ओनर को पकड़ना है तो तुम्हें तब पकड़ना पड़ेगा जब अपनी नोटबुक बिक जाए और उसके न्यू ओनर के पास पहुंच जाए। तभी उनमें से एक लड़की एजेंट पूछती है कि तो तू उसको पकड़ना क्यों चाह रहा है जब उसने कोई जुर्म करा नहीं? तो अपना नियर बोलता है कि मैं उसको सिर्फ इसलिए पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और अपना नियर यही बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज मुझे आइजावा से बात करा दो, मिस्टर आइजावा, जिसके पास सारे साकुरा टीवी के फुटेज हो। तो आइजावा अपने एल को बता रहा होता है, बोलते अपने नियर को बता रहा होता है कि हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया अपने साकुरा टीवी के आसपास के कि कहीं हमको ryuk की कोई शक्ल दिख जाए, फोटो दिख जाए कि वो कहाँ से कहाँ गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो जैसे उसने पेपर को ड्रॉप करा वो जमीन के अंदर से गायब हो गया। तो बेसिकली अपना ryuk जो होता है वो 11 किलोमीटर जमीन के अंदर से आया होता है और जमीन के अंदर से ही चले जाता है। और ये बात सुन के अपने एल भी थोड़ा सा शॉक होता है, बोलते कि अगर मैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना भी उसका फायदा क्या है, घंटा यूज में नहीं आएगा क्योंकि जमीन के अंदर से घूम रहा है बंदा। फिर अपने नियर बोलता है तो अपने पास कोई भी चांस नहीं है अपने इस नेक्स्ट कीरा को पकड़ने का और हम लोग उसी को पकड़ सकते हैं जब ये नोटबुक किसी न्यू ओनर के पास जाएगी और अपने को पता चल जाएगा। बट ओल्ड कीरा को पकड़ने का कोई भी तरीका ही नहीं है क्योंकि जैसे ही वो नोटबुक को हैंड ओवर करेगा तो उसके दिमाग से सारी मेमोरी सब कुछ इरेज हो जाएगा। सो अपना जो एजेंट होता है वो बोलता है कि तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है क्या कीरा को पकड़ने का? तो बोलता है कि फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है, हाँ हम लोग तब उसको पकड़ सकते हैं जब वो मनी ट्रांसफर होगा उसके अकाउंट में। बट मेरे को नहीं लगता कि वो इतना चूतिया बंदा होगा कि वो मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा। उसने उसके लिए भी जरूर कुछ सोच रखा होगा। सो अल्टीमेटली अपने पास कोई चांस नहीं है, हम किसी को तब पकड़ सकते हैं जब वो नोटबुक किसी दूसरे ओनर के पास जाएगी। फिर अपने ryuk को तानाका को दिखाया जाता है जहां पर ryuk बोलता है तो ये बढ़िया चल रहा है ना? तो अपना तानाका बोलता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तक अपनी इस ऑक्शन में बोली 10 बिलियन येन तक पहुंच चुकी है और ये और भी ज्यादा बढ़ रही है। फिर अपना ryuk बोलते हैं तो हम इस ऑक्शन को खत्म कब करने वाले हैं? तो अपने तानाका बोलता है कि मैंने वो डेडलाइन सोची नहीं है। फिर अपने कुछ दिन बाद एक और नोट लेके अपना ryuk वहां पे खड़ा होता है उस टीवी स्टेशन पे और वो उस नोट में लिखा होता है कि अपने जो ऑक्शन है वो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएंगे और उसी वक्त मैं तुमको बताऊंगा कि मनी को कैसे ट्रांसफर करना है और ये मनी अगर एक बार ट्रांसफर होगी तो वापस रिटर्न नहीं होगी। बट ryuk वो नोट दिखा ही रहा होता है। उतने में जो ऑफिसर होता है जिसने लास्ट टाइम अपने कीरा को देखा था वो आके उसको रोक देता है, बोलते ryuk को धक्का दे देता है और वो जो पर्चा होता है वो भी जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि तो वही बंदा है ना जिसने लास्ट टाइम जब कीरा को पकड़ा था? तो उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया था। तो बोलता है कि
हाँ मैं वही बनता हूँ और किरा की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो ये बंदा बेसिकली चूतिया है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को ये चीज़ प्रूव कर दी है कि एक्चुअल में वो पावर एग्जिस्ट करती है और एक्चुअल में वो पावर ऑक्शन में आ रखी है। और इस इंसिडेंट के बाद अपने उस बुक के ऑक्शन में उस बुक का प्राइस $200 बिलियन तक पहुंच चुका है। और अपने तनाका के स्कूल में बंदे डिस्कस कर रहे होते हैं कि $200 बिलियन किसी एक बंदे के पास होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के रिचेस्ट बंदे के पास भी $163 बिलियन है। तो बेसिकली ये कोई एक सिंगल बंदा नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस बुक को खरीदना चाह रहे हैं। और इन्हीं बातों में उस बुक की बोली $300 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और देखते ही देखते ये ऑक्शन नेशनली फेमस हो जाता है। उसके बाद अपना र्यूक एक और पर्चा दिखाता है कि तुम ये पर्सनली अपने महज ट्वीट पे डालना बंद करो, और अगर तुम लोगों को एक्चुअल में डेथ नोट चाहिए, बोलते बुक चाहिए, तो तुम लोग कॉन्फ्रेंस पे आओ, बोलते माइक पे आओ और वहां पे आकर अनाउंस करो कि तुम्हारी बोली कितनी है। उतने अपना डोनाल्ड ट्रंप आता है और उस बुक की बोली लगाता है $500 बिलियन की। जितने अपना चाइना का प्रेसिडेंट आता है और वो उस बुक की बोली लगाता है $1 ट्रिलियन की। और उतने फिर अपना डोनाल्ड ट्रंप आता है और बोलता है कि मैं इस बुक की बोली $2 ट्रिलियन लगा रहा हूँ और मैं इसको पीस के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जितने अपने तनाका नेक्स्ट टाइम जो पर्चा दिखाता है उसमें बोलता है कि तुम सिर्फ आकर अपना नंबर बताओ कि तुम कितने में खरीद रहे हो और बाकी बकचोदी मत लिखो। और तो अपने नेक्स्ट डे का सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर अपने चाइना के प्रेसिडेंट को घेर के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को यही लगता है कि सारे जो कंट्रीज उनको बैठ के मिलकर एक समझौता कर लेना चाहिए और इस बुक को आप किसी को लेना नहीं चाहिए। इतने में वो बोलता है कि घंटा कोई ऐसा मानने को तैयार है, जो भी कंट्री बोल रही है वो ऐसा नहीं करेगी, वो सबसे पहले ये चीज करेगी। और नेक्स्ट डे अपने को दिखाया जाता है कि उस बुक की बोली क्वाड्रिलियन येन पे पहुंच चुकी है। भाई इसका नंबर भी नहीं पता कितना होता है ये। कि और जितने अपने दिखाया जाता है तनाका को, जो अपने र्यूक को बोलता है कल मैं इस ऑक्शन को खत्म करने वाला हूँ, तो र्यूक बोलता है कि मेरे को एप्पल की तो पड़ी है, बट हाँ मैं इस रिजल्ट को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इसमें एड में होने क्या वाला है। फिर अपने को दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव को जो अपने एल के पास खड़ा होता है, बोलते नियर के पास खड़ा होता है और बोलता है कि $1 ट्रिलियन कैसे कोई ट्रांसफर कर सकता है। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन किसी कंट्री के पास भी नहीं होगी और किसी के अकाउंट में ये चीज ट्रांसफर करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि फिर वो इजीली पकड़ा जाएगा। और अपना नियर बैठ के सोच रहा होता है कि ये नोटबुक को ऑक्शन करने का जो वे है वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है कि अगर कोई भी बंदा इस बुक को नहीं चाहता और इस बुक से खून या मर्डर नहीं करना आता तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि इस बुक को वापस कर दो। तो उसने इस चीज को भी बहुत ही यूनिक वे में रिप्रेजेंट करा है कि उसने इस बुक को ऑक्शन के लिए डाल दिया ताकि उसमें उसका भी फायदा हो जाए। और इतने में अपने र्यूक को दिखाया जाता है जो अपने तानाका के बगल में बैठा हुआ होता है और इतने में उसके सामने एक और शिनिगामी आता है जिसका नाम होता है हारमोनिया, जो वहां पर र्यूक को बताने आया होता है कि उसको जो शिनिगामी किंग है उसने समन करा है उससे कुछ बात करने के लिए। तो अपना र्यूक बोलते हैं किस लिए बुलाया, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ महज देने के लिए बोलता, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ और तुझे बता के जा रहा हूँ। और नेक्स्ट डे अपने स्क्रीन में दिखाया जाता है कि वो बुक जो है वो सोल्ड हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को, और इस नंबर में कितने डिजिट है वो तुम लोग काउंट कर लेना क्योंकि मुझे इतनी काउंटिंग नहीं आती। और उसमें ये भी लिखा होता है कि मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी, मतलब पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, ये 24 घंटे के अंदर रिवील हो जाएगा। और ये सुन के दुनिया के सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबके फट जाते हैं क्योंकि वो नोटबुक अब अमेरिका के पास जाने वाली होती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है नियर, जो उस डिटेक्टिव के साथ बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाने वाली है, तो हमको उसको पकड़ना कैसे। जितने अपना नियर बोलता है कि मैं उसको नहीं पकड़ने वाला भाई, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहता हूँ, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अपने नियर ये भी बोलता है कि मेरे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज ये कि वो अपने पैसों को हासिल कैसे करेगा, बोलते वो पैसे आएंगे कैसे उसके अकाउंट में। जितने अपने नियर बोलता है कि $1 ट्रिलियन बहुत ज्यादा हो गया, एक एवरेज जापानीज बंदा एट बेस्ट कमा सकता है तो 300 मिलियन येन कमा सकता है, बट 1 ट्रिलियन तो अपने को कल पता चलने वाला है शाम के 6 बजे कि ये पैसे आखिरकार मिलने किसे वाला है और कैसे। फिर अपने को पता चलता है कि वो आखिरकार मनी आने कैसे वाली है। सो वो मनी 27 तारीख से पहले योत्सुआ बैंक में जितने बंदों का अकाउंट है उन सबके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले इक्वली। सो बेसिकली हर एक बंदे को 1 बिलियन येन मिलने वाले हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि 27 तारीख की क्यों चुना, तो 27 तारीख इसलिए क्योंकि उस टाइम को होगा फ्राइडे और सैटरडे संडे को बैंक बंद रहते। सो बेसिकली वो पूरा मनी जो है वो अपने को उसी टाइम पे आएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे सोचेंगे ना कि उस बैंक में आके अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, बट वो ऐसा कर नहीं सकते। जितने में अपने तानाका को दिखाया जाता है कि उसकी माँ भग के उसके पास आती है, बोलते हम लोग अमीर होने वाले हैं क्योंकि तेरा भी बैंक अकाउंट है ना इस योत्सुबा बैंक के अंदर। और अपने को दिखाया जाता है उस बैंक के बाहर की भीड़ जहाँ पे सारे बंदे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरे 1 बिलियन येन चाहिए। और फिर अपने को दिखाया जाता है नियर को, जो अपनी लॉस मान चुका होता है कि उसके लिए भी इम्पॉसिबल है उस बंदे को पकड़ना जिसके पास वो डेथ नोट थी, क्योंकि कुछ दिन बाद, बोलते 2 से 3 दिन बाद वो भी अपनी मेमोरी लॉस कर जाएगा कि उसके पास भी डेथ नोट हुआ करती थी। और फिर हमें पता चलता है कि जो जितने भी बंदे हैं जिनका भी अकाउंट है उस बैंक के अंदर, वो 30 दिन के बाद ही
भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते। फिर अपने को दिखाया जाए तानाका को, जो अपने र्यूक के सामने बैठा होता है और अपने र्यूक को वो डेथ नोट वापस कर रहा होता है कि अब उसका डेथ नोट का काम खत्म हो चुका है। और अपने तानाका बोलता है कि ये अपनी डेथ नोट लेके जा अपने डोनाल्ड ट्रम्प के पास और उसको एक डेथ नोट दे दे, मेरा काम हो गया है, और जैसे ही मैं तुझे डेथ नोट दे दूंगा मैं पूरी मेमोरी भूल जाऊंगा, अपनी लाइफ को मस्त जीऊंगा। जिसका अपना र्यूक बोलता है कि तूने इस डेथ नोट बिना कुछ लिखे इस डेथ नोट को यूज कर लिया और वो भी इतने सेक्सी तरीके से, आई एम इम्प्रेस्ड। फिर अपने को दिखाया जाता है र्यूक जो डोनाल्ड ट्रम्प के पास खड़ा होता है, उसे वो नोटबुक दे रहा होता है, और जैसे वो उस नोटबुक को देता है अपना डोनाल्ड ट्रम्प भी उस र्यूक को देख सकता होता है। पर उस डेथ नोट को देने से पहले वो डोनाल्ड ट्रम्प को बोलता है कि मैं शिनिगामी किंग के पास गया था, तो उसने एक नया रूल ऐड करा है इस बुक के अंदर। सो इस डेथ नोट को लेने से पहले वो नया रूल मैं तुमको बताना चाहूंगा, और वो बेसिकली नया रूल इसलिए ऐड हुआ होता है क्योंकि अपने तानाका ने इस डेथ नोट को सेल करने की कोशिश की थी। सो बेसिकली उस नए रूल के अकॉर्डिंग जो भी बंदा इस बुक को बाय और सेल करने की कोशिश करेगा वो बंदा निपट जाएगा। सो बेसिकली बायर तब निपटेगा जब उस बुक को ले लेगा, और सेलर तब निपटेगा जब उसके पास इस बुक के पैसे आ जाएंगे। जिसको सुन के अपने डोनाल्ड ट्रम्प पूरा शौक होता है, बोलता है कि क्या बकचोदी है ये मतलब ये तो मेरे साथ चूतिया बनती हुई है। तो अपना र्यूक बोलता है कि अगर तू इस डेथ नोट को अभी नहीं लेगा तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा कि तूने डेथ नोट ली ही नहीं है और तू इसका बायर नहीं है, बट तेरे को तेरे पैसे नहीं मिलने वाले वापस। सो र्यूक ये भी बोलता है कि तू उसको लेना चाहेगा कि नहीं, बट हाँ अगर तू ले लेगा तो तू मर जाएगा, बट तेरी कंट्री की पास ही रहेगी, कोई और जो दूसरा बंदा आएगा इस पोस्ट पे वो इस बुक को प्रॉपरली यूज कर पाएगा। जिसका अपना डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है मुझे नहीं चाहिए भाई ये बुक, मेरे को अपनी जान ज्यादा प्यारी है। बट अपना डोनाल्ड ट्रम्प था, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते यूएस का प्रेसिडेंट, और डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है कि ये चीज मुझे और तुझे पता है कि ये डेथ नोट मेरे पास नहीं है, बट ये पूरे वर्ल्ड को नहीं पता। पूरे वर्ल्ड को तो यही लगता है ना कि डेथ नोट का ओनर मैं हूं। फिर अपने को सीन दिखाया जाता है 30 दिन बाद का, जहां पे अपने तानाका मरा पड़ा होता है और बेसिकली अपने र्यूक ने लाइट यागामी के थोड़ा सा ही नीचे अपने तानाका का नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से वो मर गया होता है। और अपने र्यूक बैठ के सोच रहा होता है कि अब किसको दूं ये बुक, और कोई इस बुक को थोड़ा और टाइम के लिए यूज कर सकता है क्या जिससे मेरे को एप्पल मिल सके। सो बेसिकली यहीं पर अपनी मांगा खत्म होती है, और तुम लोग जरूर रेट करना कि ये मांगा कैसी लगी तुम्हें, क्योंकि मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि अगर तुम तानाका और अपने कीरा को कंपेयर करोगे बोल तो लाइट यागामी को, तो भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। जमीन आसमान बोल तो जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। अपनी लाइट यागामी ने सेट कर दिया था कि बेंचमार्क जिसको आई डोंट थिंक सो कि प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कोई भी टच भी कर पाएगा। और स्पेशली इस बंदे का जो प्लान था कि पैसे को सबके अकाउंट में इक्वली ट्रांसफर कर देना, वो सबसे झाटू और गू प्लान था। बेसिकली उसका पैसा मतलब सबके अकाउंट में ट्रांसफर, उसमें फायदा क्या है उसका, और उससे उसके देश की इकोनॉमी क्या ही गू खाएगी वो उसको खुद नहीं पता। सो गाइस यहीं पर इस मांगा को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बताना अगर आपको ऐसी और मांगा चाहिए तो। सो तब तक के लिए सायोनारा।